Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे थे कि हम लोग लगातार आपके साथ लगे हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं और आप लोग भी हमारा साथ भी दे रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जितने भी लोग जुड़े हैं और भी लोग जो नहीं जुड़ पाए हैं उन लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाए। साथ ही साथ हम लोग बात करने वाले हैं आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आप देखेंगे कि जैसे इसके पहले की कक्षाओं में हम यूपी टेट, सी टेट या अन्य जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें आपने देखा यूपी पीसीएस को लेकर के या बीईओ को टारगेट करके यह जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी का पोर्शन होता है जिसे आप इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के नाम से जानते हैं, यहाँ से प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है। और आप ये भी जानते हैं कि जब भी आप कोई कोचिंग या क्लास करने जाते हैं, चाहे आप यूपीएससी लेवल से या यूपी ट्रिपल एससी लेवल से करने जाएं, तो वहां पास आपके विषय का एक महत्वपूर्ण खंड विज्ञान और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि पर्यावरण पारिस्थितिकी के बारे में होता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी के वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की पहली श्रृंखला। हमने बताया था कि हम आपको जो है प्रैक्टिस सेट करवाएंगे और लगभग 8 से 10 प्रैक्टिस सेटों में आपके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस परीक्षाओं में आए हुए हैं, साथ ही साथ हमारे अनुभव के अनुसार जिनके आने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ संग्रहित करने वाले हैं। जितने भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें। देखिए, हम लोग बात करेंगे, अगर आप पर्यावरण के प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं उनका वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे लिंक दी गई है, वहां आप क्लिक करके देख सकते हैं। उन सभी के समाहित रूपों से आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की। चलिए बात करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करते हुए, इसलिए आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, साथ ही साथ आप कमेंट भी करते रहिए, क्योंकि जो भी प्रश्न हम यहाँ देंगे और उसके ऑप्शन आप कमेंट करके हमें बताते रहेंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो लगातार परीक्षाओं में आए हुए हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, जीवों की समस्त बाह्य दशाओं का योग कहलाता है। देखिए, प्रश्न फिर से हम रिपीट करते हैं, जीवों की समस्त बाह्य दशाओं का योग कहलाता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जीवमंडल और परिवेश। आप लोग किस आंसर के साथ जाएंगे, जल्दी से क्वेश्चन पे यहाँ कमेंट करके आप बताइए कि जीवों की समस्त बाह्य दशाओं का योग क्या कहलाता है। इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, आप लोग जल्दी से हमें बताने का प्रयास करें। इसका सही आंसर होगा पर्यावरणीय। पर्यावरणीय इसका सही आंसर होगा। हमने आपको क्लास में बताया हुआ था कि जो जीवों की समस्त बाह्य दशाओं का योग है, देखिए अगर आप बात करें जीव मंडल की तो यह जीवों का क्या है, अध्ययन कहलाता है और उनका समग्र रूप कहलाता है, जीव भी साथ ही साथ वातावरण भी। परिवेश, चारों ओर के पर्यावरण को। पारिस्थितिकी क्या होता है, जैविक और अजैविक के बीच संबंधों को पारिस्थितिकी के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है, जीवों के समस्त बाह्य दशाओं का योग। यह जीव बना हुआ है और इसके चारों ओर ये जो बाह्य दशाएं हैं, कंडीशंस हैं, इन्हीं को हम पर्यावरण के नाम से जानते हैं। यह सब हम वीडियो में आपको बता चुके हैं। बात करेंगे सेकंड प्रश्न की ओर। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार परीक्षा में आया हुआ है, इकोलॉजी, जिसे हम पारिस्थितिकी सब कहते हैं, शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। प्रश्न हम फिर से रिपीट करेंगे, आप आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करिए। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। 4 ऑप्शन बेटा इसमें दिए हुए हैं। देखिए, ओडम ने, टांसले ने, टेलर ने और डार्विन ने। मित्रों, आप इसमें कमेंट करके बताइए कि सही आंसर क्या होगा। देखिए, इसका सही आंसर है टांसले। टांसले, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टांसले ने किया था। उनका पूरा नाम था एजी टांसले, कई बार आया हुआ है। देखिए, अगर आप और शब्द बात करें तो इन सब का पारिस्थितिकी से संबंध है, बट बहुत दूर दूर तक। डार्विन के बारे में, टेलर के बारे में, ओडम के बारे में, और एजी टांसले सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी से संबंधित थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र का अंग नहीं है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, आप लोग यहाँ ध्यान देंगे, पारिस्थितिकी तंत्र का अंग नहीं है। ऑप्शन देखिए, उत्पादक, उपभोक्ता, व्यापार और पोषण स्तर। जल्दी जल्दी आप सभी दोस्त इसमें कमेंट करके आंसर को टिक करिए। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र का अंग नहीं है, इसका सही आंसर होगा व्यापार। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र
पारिस्थितिकी तंत्र में आप जानते हैं हमने ऊर्जा स्तर को बताया था, खाद्य श्रृंखला को बताया था। उन सभी खाद्य श्रृंखलाओं में उत्पादक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसमें हम क्या कहते हैं पेड़ पौधों को, या ये कहा जाए कि जो भी उत्पादक हैं उन्हें हम लोग रखते हैं। उपभोक्ता जो उत्पादक का क्या करते हैं, खाद्य श्रृंखला में द्वितीय स्तर पर होते हैं, उन्हें हम उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। पोषण स्तर, एक खाद्य श्रृंखला से दूसरे खाद्य श्रृंखला स्तर में क्या है, ऊर्जा का प्रवाह पोषण स्तर के अंतर्गत होता है। इस तरीके से यह तीनों आपके किसके, पारिस्थितिकी तंत्र के अंग हैं, अर्थात व्यापार इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, ऑप्शन है आपके पास खेत, झील, बांध और पार्क। देखिए सभी मित्र किस आंसर के साथ जा रहे हैं, हम यहाँ देखेंगे। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र हम बात कर चुके हैं लेक्चर में, आप वीडियो देख करके वहां पे जो दिया हुआ है लिंक, वहां आप क्लिक करके और पूरी वीडियो को देख सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक, प्राकृतिक का मतलब नेचुरल। हम ऑप्शन पे आते हैं, देखिए खेत, क्या खेत नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक बनाते हैं, प्रकृति बनाती है, हम बनाते हैं? हम बनाते हैं, इसका मतलब यह आंसर नहीं होगा। दूसरा, पार्क कौन बनाता है, पार्क हम ही लोग अपनी व्यवस्था के लिए डेवलप करते हैं, यह भी नहीं होगा। बांध का निर्माण भी हम लोग अपने लिए करते हैं, यानी पानी को रोकने के लिए, समुचित व्यवस्था करने के लिए। झील का निर्माण मनुष्य नहीं करता बल्कि प्रकृति करती है, इसलिए प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत झील आंसर को आप टिक करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, ध्यान देना है आपको। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन देखिए, सूक्ष्म जीवाणु, अपघटक, द्वितीयक उपभोक्ता, हरे पादप। यहाँ पे आपके पास देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ध्यान देना है कि प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है। सभी मित्र किस आंसर के साथ जा रहे हैं, जल्दी जल्दी बताइए। देखिए इसका सही आंसर है हरे पादप। हरे पादप सही आंसर है, एकदम सही आंसर है, जो प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। कैसे, हमने लेक्चर में बात किया था कि किस तरीके से हरे पादप जो पेड़ पौधे हैं वह क्लोरोफिल की सहायता से जब भोजन बनाते हैं, तो वहां आप देखेंगे कि सनलाइट, सूर्य के प्रकाश, आप देखेंगे कि जो सनलाइट है सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके और फिर अपने भोजन का निर्माण करते हैं, अर्थात यह ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। दूसरे ऑप्शन की बात करेंगे, सूक्ष्म जीवाणु। यह क्या है, ऊर्जा का स्तर का एक महत्वपूर्ण भाग होते हैं, लेकिन ये ऊर्जा का परिवर्तन नहीं करते। अब घटक के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि जो मरे हुए जीव जंतुओं को मिट्टी में क्या करते हैं, अपघटित कर देते हैं। द्वितीय उपभोक्ता, जो प्राथमिक उपभोक्ता का अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें द्वितीय उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शाकाहारी प्राणी कहलाते हैं। बेटा सभी मित्र इस चीज का ध्यान देंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपके पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित प्रश्न यहाँ करवाए जा रहे हैं, इसलिए आप लोग दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करते रहें, क्योंकि आपके कमेंट ही हमारे लिए क्या है, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, हमारे लिए ऊर्जा का कार्य करते हैं। इसलिए सभी मित्र यहाँ ध्यान देंगे, शाकाहारी प्राणी कहलाते हैं उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। आप जानते हैं कि शाकाहारी प्राणी के अंतर्गत, देखिए सही आंसर आप लोग तुरंत बताइए, सही आंसर इसमें जो होगा प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर जिसे हम कहते हैं, यह शाकाहारी के अंतर्गत आता है। आप सभी लोग वीडियो में खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़े होंगे, जिसमें आपने देखा उत्पादक जिसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं, जिसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे पादप आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो उन्हीं पेड़ पौधों को खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता अर्थात वह शाकाहारी होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत मांसाहारी अर्थात जो प्राथमिक उपभोक्ता का वहन करते हैं, उन्हें अपना भक्षण बनाते हैं, उन्हें हम द्वितीयक, और इसी क्रम में तृतीयक उपभोक्ता की बात की गई है। तो मित्रों इसका सही आंसर क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है। अगले प्रश्न की ओर बात करेंगे, प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। कई बार यह प्रश्न कई बार पूछा गया है और विभिन्न परीक्षाओं में प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है। चलिए देखते हैं कौन से मित्र सही आंसर की ओर जाते हैं। देखिए सही इसका जो पहला ऑप्शन है, शुतुरमुर्ग, केचुआ, गिद्ध या फिर कौवा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? सभी मित्र सही आंसर को टिक करेंगे और कमेंट करेंगे। इसका सही आंसर है गिद्ध। गिद्ध को जो है हम
प्रकृति का सफाई कर्मी कहते हैं। आप सभी जान गए होंगे कि क्यों कहते हैं, यह भी हमने वीडियो में बताया है। जितने भी बच्चों को क्लियर नहीं हो रहा है, हमारे प्यारे दोस्तों को क्लियर नहीं हो रहा है, वह सभी हमारे दिए गए वीडियो को देख सकते हैं। देखिए गिद्ध क्या करता है, जो भी जीव जंतु मनुष्य या फिर अन्य जीव जंतु जो मर जाते हैं उन्हें हम कहीं पास भी फेंक देते हैं, जो जानवर हैं। अब देखिए उनका मिट्टी में मिलाना, यानी यह सब कार्य अपघटक करते हैं और अपघटक के रूप में अन्य बहुत सारी चीजों को आप पढ़ते हैं, उसके अंतर्गत आप स्कैवेंजर पढ़ते हैं। तो गिद्ध क्या करता है कि किस तरीके से, इसके अंतर्गत आप एक और बात को समझेंगे कि जब आप क्या कहते हैं आयुषियन के बारे में पढ़ते हैं, इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर में आप देखेंगे संकटग्रस्त जातियां, वह वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि वहां आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी जातियां, प्रजातियां, स्पीसीज जो इस समय संकटग्रस्त की श्रेणी में आ गई हैं, और आयुषियन एक संस्था जो किस तरीके से कारगर साबित हो रही है। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बैक्टीरिया किस श्रेणी में संबंधित है? बैक्टीरिया किस श्रेणी में संबंधित है? देखिए पहला उत्पादक, अपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता या फिर द्वितीय उपभोक्ता। सभी मित्र कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। बैक्टीरिया अपघटक श्रेणी से संबंधित है। कौन से? अपघटक श्रेणी से संबंधित है बैक्टीरिया। ये क्या करता है? अपघटित करता है, अपघटन करके मिट्टी में पुनः मिला देता है। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की ओर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है, कई बार आया है। पादपों से यानी पेड़ पौधों से जो शाकाहारी जीव जंतु उसका भक्षण करते हैं, उनमें ऊर्जा की कितनी मात्रा पहुंचती है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है 10%, 20%, 30% और 1%। सभी मित्र हमारे इसमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा, सबसे सही आंसर 10%। जब भी पादपों से शाकाहारी जीव जंतु उन पेड़ पौधों को भक्षण करते हैं, उनको खाते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आप याद कर लीजिए, यह भी आपसे पूछता है कि 10% का नियम, 10% जब ऊर्जा ऊपर जाती है तो उसे हम 10% का नियम कहते हैं। और 10% का नियम एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लिंडमान। लिंडमान वैज्ञानिक ने इस 10% नियम को दिया था। यह भी प्रश्न आप याद कर लेंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर होते हैं। देखिए आप बहुत सही जवाब दे रहे हैं और लगातार जवाब देकर के आप हमारा मनोबल भी बढ़ा रहे हैं। खाद्य श्रृंखला में अंतिम सिरे पर कौन होता है? अपघटक, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता या फिर द्वितीय उपभोक्ता। सभी बच्चे सही प्रश्न सही उत्तर दे रहे हैं, जैसा हम देख रहे हैं। देखिए अपघटक, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता। जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पास जो पेड़ पौधे हैं यह उत्पादक की भूमिका में होते हैं, इसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तब जाकर के अपघटक का नंबर आता है, यानी अंतिम स्तर पर अपघटक होते हैं। इसका सही आंसर है अपघटक। सभी मित्र बहुत सही जवाब दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये रहे आपके 10 प्रश्न। अब हम बात करेंगे 10 के बाद 11 प्रश्नों की। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? छोटे छोटे जितनी भी परीक्षाएं हैं मित्रों, उसमें सब यह प्रश्न पूछा गया है और लगभग सभी मित्र, सभी जो स्टूडेंट हैं हमारे, वह इस प्रश्न को सही करते हैं। तो आप भी लगातार कमेंट करके बताते रहिए कि कौन सा इसका आंसर सही होगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, पहला भूताप, ग्रीन हाउस गैसें, सूर्य या फिर चंद्रमा। इसका जो सबसे आसान और सबसे सही आंसर है वह है सूर्य। क्या कह रहा है? पारिस्थितिकी तंत्र में, तो पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत क्या होता है? सभी जीव जंतु आते हैं, तो सभी जीव जंतुओं के लिए जो ऊर्जा है, बताइए क्या चंद्रमा से मिलती है? नहीं। क्या भूताप से मिलती है? नहीं। तो क्या ग्रीन हाउस गैसेस से मिलती है? नहीं। सभी की सभी ऊर्जा हमें सूर्य से प्राप्त होती है, इसलिए सूर्य इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए मित्रों अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? हमने पिरामिड की बात की थी, आप लेक्चर में देखेंगे। इस तरीके से कुछ पिरामिड्स आपको बताए गए थे, जो आप देख सकते हैं वीडियो में जाकर के। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? देखिए जब आप ऊर्जा की बात करेंगे तो खाद्य स्तर में यहाँ पादप होते हैं। क्या होते हैं? पादप होते हैं, जिन्हें हम उत्पादक के नाम से जानते हैं। यहाँ पास आप देखेंगे प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी होते हैं, और इसके बाद
उपभोक्ता के बाद द्वितीयक उपभोक्ता जो मांसाहारी की श्रेणी में, और लास्ट में आपके पास अब घटक आते हैं। ठीक, तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का पिरामिड है वह कैसा होगा, आप सभी आंसर दीजिए। सदैव सीधा होगा, सदैव उल्टा होगा, अनियमित होगा, या सीधा और उल्टा दोनों होगा। तो मित्रों इसका सही आंसर है सदैव सीधा होगा, क्योंकि देखिए ऊर्जा का पिरामिड है, ऊर्जा का पिरामिड एक स्तर से दूसरे स्तर की ओर जाता है, ना कि हाई लेवल से लो लेवल की ओर आता है। तो देखिए चलिए मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में पादप, हिरण, भेड़िया व शेर है, सर्वाधिक ऊर्जा किस में होगी? देखिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे लॉजिकल प्रश्न है, और आप हमको पता है कि आप सही आंसर इसका देने वाले हैं। देखिए कह रहा है कि एक खाद्य श्रृंखला है जिसमें पादप, हिरण, भेड़िया, शेर हैं, सबसे ज्यादा ऊर्जा, ऑप्शन देखिए शेर, भेड़िया, पादप, हिरण, सबसे ज्यादा ऊर्जा किस में होगी? तो देखिए हमने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जो ऊर्जा है वह आपकी उत्पादक स्तर पर होती है, प्रोड्यूसर लेवल पर होती है। तो उत्पादक स्तर पर यहाँ कौन सा? पादप आंसर सबसे सही हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला प्रश्न नंबर 14, पारिस्थितिकी पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए पारिस्थितिकी पिरामिड 2, 3, 4, 5, सभी लोग इसका उत्तर दें कि यह कितने प्रकार का होता है। तो इसका सही आंसर है पारिस्थितिकी पिरामिड मुख्यतः सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था संख्या का पिरामिड, जैवभार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। तो देखिए चलिए मित्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वाधिक जातिगत विविधता कहाँ पाई जाती है? अर्थात क्या पूछना चाह रहा है, सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? आपके सामने ऑप्शन है टुंड्रा प्रदेश, टैग प्रदेश, विषुवत रेखीय सदाबहार वन और पतझड़ वन। इन सभी में आपको सही आंसर देना है। चलिए सही आंसर बताइए आप लोग। इसका जो सबसे सही आंसर होगा विषुवत रेखीय सदाबहार वन होगा, क्योंकि विषुवत रेखीय जो भाग है वो सदाबहार वन क्षेत्र है। वहां का वायुमंडल, जितनी भी प्रजातियां हैं, जितनी भी वनस्पतियां हैं, उन सब के लिए सबसे उपयुक्त होती है, इसलिए इसका सही आंसर विषुवत रेखीय सदाबहार वन हो जाएगा। आज का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अंतिम प्रश्न देखेंगे कि जीवों की संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, रेड डेटा बुक, ब्लैक डेटा बुक, येलो डेटा बुक या फिर ब्लू डेटा बुक। आप सभी मित्र कमेंट करके बताएंगे कि संकटग्रस्त जातियों के सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं। देखिए इसके पहले वाली वीडियो में हमने पूरा का पूरा संकटग्रस्त जातियों के बारे में आपको बताया था। आप सभी लोग वहां देख करके एक अच्छी खासी नोट्स बना सकते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर होगा रेड डेटा बुक। हमने बताया था कि संकटग्रस्त जातियों को रेड डेटा बुक के अंतर्गत रखा जाता है, और उनके पन्ने जो होते हैं गुलाबी रंग के होते हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे वो जातियों का विकास हो जाता है, उनकी संख्या बढ़ जाती है, तो उन्हें क्या है ग्रीन डेटा बुक में रख दिया जाता है, यानी हरे पन्नों वाली किताब में उनका नाम सूचीबद्ध कर दिया जाता है। तो मित्रों यह सब प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाली सभी परीक्षाओं में आएंगे। इसी तरीके से हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के कंटिन्यू जब तक करेंगे तब तक आपकी परीक्षा के सभी प्रश्न शामिल नहीं हो जाते। तो चैनल पे आप सभी बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पे दी जाने वाली सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।